नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में और इस वक्त आपको दिखाई दे रही है लखनऊ की जनता जो तैयार है ये डिसाइड करने के लिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन राजा होगा, उत्तर प्रदेश इस सूबे इस राज्य पर कौन राज करेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, तालियों से जोरदार स्वागत। देखिए, अगर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है तो उत्तर प्रदेश की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ये कोई माई का लाल इसमें ये नहीं कह सकता कि दो राय है और इसीलिए एबीपी न्यूज का काफिला यहां लखनऊ पहुंच चुका है। आज जोरदार बहस भी हुई, तीखे प्रहार भी हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। तीसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। सारे खास मेहमान यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अनुराग जी, सबसे पहले और बड़ा सवाल आपसे यही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए, उसमें सीधा आरोप आप पर यह लगा, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस अपने विकास कार्य पर नहीं है और इसीलिए ये अब्बा जान भाई जान चुप है जुबान। देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, आप जो कह रहे थे उत्तर प्रदेश का राजा कौन होगा, राजा नहीं सेवक ही होगा। सेवा पहले भी योगी जी ने की है, आगे भी मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। पहली बात मैं कहूँ, 5 सालों में हमने गुंडाराज माफियाराज मुक्त उत्तर प्रदेश किया है। दूसरी बात, गरीब कल्याण के काम किए हैं, 43 लाख पक्के मकान बना कर दिए हैं और साथ ही साथ हमने 1.5 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई, हर घर को मुफ्त में बिजली दी है, 4-4 LED के बल्ब दिए हैं, 1 करोड़ 86 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए, तो 15 करोड़ लोगों को 2 बार महीने में मुफ्त में राशन दिया, 15 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए हैं, 21,000 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। ये पिछले 70 साल के आंकड़े देखेंगे उससे ज्यादा है। मैनिफेस्टो क्यों याद आया, जिसको पढ़कर आपने बाकायदा मीडिया कर्मियों को सुनाया, देश की जनता को सुनाया, इन विकास कार्यों को आगे क्यों नहीं लाया गया फिर? मैं धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछा। अभी मैंने योगी सरकार की उपलब्धियां 1% नहीं गिनाई थी, आपने बीच में ही पिछली बात की, क्योंकि मीडिया भी शायद उपलब्धियों को सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, उपलब्धियां गरीब कल्याण की हैं, इसको निरंतर आगे जारी रखेंगे, लेकिन सुरक्षा किसी भी देश और प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों का निर्णय न्यायालय ने दिया है और 49 ऐसे आतंकवादियों को 38 को फांसी और 11 को ताउम्र कैद दी है, तो स्पष्ट दिखाता है कि 2008 में मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 19 दिन के अंदर आतंकवादियों को गिरफ्तार करके ये बड़ा काम किया था, SIT का गठन किया था। जीरो टॉलरेंस तब भी आतंकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भी है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको उठाया है दुनिया भर के नेताओं के साथ। और मैं एक बात आपके इस शो पर जरूर कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने 2012 में वायदा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो 2000 नहीं सुनिए 2000 रोज भी पहुंचाने की कोशिश करे अनुराग जी, उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है अनुराग जी कि आज जब आप ये कह रहे थे सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं, फांसी भी, उसके जवाब में अखिलेश यादव ने ये कहा, हाँ मेरा सवाल सुनिए ना अनुराग जी, अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि आप दोनों जब ये ब्लास्ट हुआ था एक ही गाड़ी में मौजूद थे, आप डिफेंस ऑफिस जा रहे थे, वहां पर किसी तरह का कोई एक्सरसाइज कोई कार्यक्रम था। अगर आप उनको आतंकी कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं फिर इस लिहाज से आप भी आतंकी। मैं इस सवाल के जवाब में नहीं जाना चाहती, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप दोनों साथ किसी कार्यक्रम में उस वक्त जा रहे थे, एक ही गाड़ी में मौजूद थे या किसी काफिले में एक ही मौजूद थे? मुझे लगता है अखिलेश जी को सवालों को मोड़ना बड़ी अच्छी तरह आता है। क्या ये मना करेंगे कि आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई उसके पिता मिस्टर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं,
उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो अपने घर पर उनको बिरयानी खाने के लिए बुलाया था। कई तस्वीरें अखिलेश जी की उनके साथ दिखाई देती है। परिवार के संबंध आतंकी के अखिलेश जी की पार्टी के साथ हैं, उनके लिए प्रचार ये करते हैं। और अखिलेश जी ने 2013 में आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की जो शुरुआत की थी, डबल बेंच ने हाई कोर्ट ने कहा था कि आज तुम मुकदमे लेने की बात करते हो, कल पद्म भूषण देने की बात करोगे। ये तमाचा था अखिलेश यादव जी के खिलाफ। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। आतंकियों का साथ अखिलेश जी सदा देते रहे, आतंकवादियों को संरक्षण देते रहे। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर ये नहीं देते तो ये मुकदमे वापस नहीं करते, उनके परिवार के लोगों को बिरयानी पे नहीं बुलाते। अबू आजम खान उनके आतंकवादियों के घरों के जाते हैं सतावना बांधने के लिए। वो ये कह रहे थे, अनुराग जी, वो ये कह रहे थे कि आपने बिल्कुल ऐसा ही एक फॉर्मूला दिल्ली के चुनावों में लगाने की कोशिश की थी, जब एक नारा आपकी तरफ से बुलंद किया गया था, देश के गद्दारों को, और बाकी मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वहां जीत किसी और की हुई। यही फॉर्मूला आपके विपक्षी और विरोधी ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में बनाने की और लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन आरोपों का कैसे जवाब देंगे? मैं केवल याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बाटला हाउस कांड हुआ तो सलमान खुर्शीद जी ने बड़ा सीना ठोक ठोक कर कहा कि आतंकवादियों के मरने पर उनके परिवारों के घरों में सोनिया गांधी जी गई उनसे मिलने और फूट फूट कर रोई। ये मैंने नहीं कहा, ये सलमान खुर्शीद जी ने कहा। ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का काम मैंने नहीं, ये अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया है और उनके ही परिवार के नेता लोगों को अपनी पार्टी में नेता बनाने का काम किया है। ये नाहिद हसन अब और ये आपके अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, यूनुस खान, आजम खान, ये कौन है सब लोग? ये जेल और बेल वाले इनकी लिस्ट के हैं, इनके उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा हैं। अखिलेश यादव जी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए एक सूची के बाद दूसरी चार सूची नाम कभी गिनाए नहीं आई हैं, है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं अखिलेश उनकी तरफ से की एक ही सरकार- नाम गिनाया जा रहा है। वो सिर्फ दो ही व्यंजन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दोनों व्यंजन है टेनी। देखिए, मुझे लगता है इसका आतंकवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या आरोप है उसके ऊपर? कोई आरोप ऐसे नहीं है जो आतंकवाद के साथ हो, किसी बम ब्लास्ट के साथ हो। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव जी थोड़ा सा भी सपना मन में लगाकर बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इस बात का स्पष्ट जवाब देना होगा। अखिलेश यादव ने 2013 में आतंकवादियों के मुकदमे वापस क्यों लिए? आतंकवादी के परिवार और पिता को बिरयानी खाने के लिए अपने घर पर क्यों बुलाया? आतंकवादियों का संरक्षण क्यों किया? और अखिलेश यादव जी से मेरा एक सवाल और भी है कि आतंकी अब्बूजान, समाजवादी भाईजान क्यों है अखिलेश जी की बंद जुबान? क्यों है बंद? और मैं एक बात और कराऊं, 2008 की अगर वो बात करते हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, अनुराग जी, मैं सचिन पायलट, आपने कुछ सवाल पूछे हम दोनों हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि अखिलेश यादव इन तमाम सवालों का जवाब दे, क्योंकि लखनऊ की जनता से वादा है कि उनके बीच में यहाँ पहुंचकर उनके मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन आज का ये मुद्दा भी बहुत अहम था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में उस 2 लाइन का जिक्र वापस करना चाहूंगी और आपसे इस पर सवाल पूछूंगी। उन्होंने भी इन्हीं दंगों की याद दिलाई, इन्हीं ब्लास्ट की याद दिलाई और ये कहा कि साइकिल में एक टाइम पर बॉम्ब जो है वो प्लान किए जाते थे। साइकिल इस वक्त यहां अगर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हर किसी को पता है किस पार्टी का चिन्ह है। कौन सा कनेक्शन भिड़ाने की या लगाने की कोशिश हो रही थी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा कि सिम्मी पर बैन नहीं लगना चाहिए। सिम्मी जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। मोदी जी ने सिम्मी की भी कमर तोड़ी, इंडियन मुजाहिदीन की भी कमर तोड़ने का काम किया है और अखिलेश यादव जी ने उनके समर्थन में खड़े होने का काम किया है। और जहां तक साइकिल की बात है, अहमदाबाद के बम धमाकों में कोने कोने में साइकिलों पर बम लगाए गए थे और इन बम धमाकों के तार साइकिल वाली पार्टी के साथ जुड़े हैं। उनके नेता वो हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और वही नेता, उनका बेटा
आतंकवादी है जिसको अनुराग फांसी जी, की अब एक सजा आखिरी सवाल अहमदाबाद है। के बम आप धमाकों सूचना में एवं होती है। प्रसारण और मंत्री अखिलेश हैं। यादव आप केवल ये सूचना दे रहे हैं या देश की जनता को ये भी सूचना देंगे कि कड़ा एक्शन होगा? क्योंकि ये सिर्फ अगर चुनावी बयानबाजी है तो फिर देश की सुरक्षा को लेकर ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला साबित हो जाएगा। ये महज सूचना आप दे रहे हैं कि आतंकियों के साथ कनेक्शन है, या आप लोग तैयार है किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए अगर इसमें कोई भी वजन है तो? अगर आप पिछले 5 साल उठाकर देखें, मुख्तार अंसारी आज उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता, अतीक अहमद नजर नहीं आता। जो बड़े बड़े अपराधी दंगई थे उत्तर प्रदेश से साफ हो गए हैं। माफिया को माफ नहीं किया, साफ करने का काम किया है। और जो भी आतंकवाद में इन्वॉल्व थे उनको 19 दिन के अंदर एसआईटी का गठन करके गिरफ्तार किया गया। वहां के न्यायालय ने उनको फांसी की सजा सुनाई है। और ये हमने देश के सामने रखा है कि कोर्ट में भी उस आतंकवादी के एडवोकेट ने क्या कहा कि इस आतंकवादी का पिता समाजवादी पार्टी का नेता है। ये मैंने नहीं कहा, उसके ही एडवोकेट ने कहा। और उसी आतंकवादी के पिता को अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि इस बार इन चुनावों में और इनफैक्ट चौथे फेज के बाद से आतंकवाद एक बहुत अहम मुद्दा हो जाएगा, स्पेशली जब 38 लोगों को फांसी की सजा अहमदाबाद के उस ब्लास्ट केस में सुना दी गई है। अनुराग ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आपसे इस मसले पर हम चर्चा करते रहेंगे। सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। और चलिए अब ये सिलसिला यहां लखनऊ की जमीन पर लेकर आते हैं। अनुराग ठाकुर को आप सबने सुन लिया। एक आवाज में मुझे ये बताइए, आतंकवाद उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुद्दा होगा कि नहीं? मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि यही लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ना बस ये बताइए, मुद्दा होगा कि नहीं? ओके, मुद्दा होगा कि नहीं? मुद्दा नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ योगी और मोदी सरकार की एक बड़ी जंग है। ओके, होगा, बिल्कुल होगा, मुद्दा होगा। आतंकवाद मुद्दा होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात, कोई मुद्दा नहीं, अनावश्यक के ढकोसले हैं ये सब। होगा, आतंकवाद मुद्दा होगा। सारे खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी, मुद्दा होगा कि नहीं? देखिए, ये मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी अगर आतंकवाद है तो कोई क्यों नहीं मुद्दा होना चाहिए? नहीं, मुद्दा तो होना ही चाहिए। डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट नहीं, नौकरी होना चाहिए, नौकरी, विकास, रोजगार होना चाहिए। आतंकवाद का मुद्दा इनका फंसाना है, ये फंसाते रहते हैं धर्म। आतंकवाद पर फंसाते हैं। ये आतंकवाद अब चुनाव से पहले ही मुद्दा क्यों आता? इससे पहले ये मुद्दा कहाँ था? ओके, आतंकवाद मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विकास पर मुद्दा होना चाहिए। आतंकवाद का मुद्दा होना चाहिए। आतंकवाद का मुद्दा होना चाहिए। आतंकवाद का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? मैम, अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो विकास करके बात। सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो विकास करके क्या होगा? सारे खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शुरुआत राकेश त्रिपाठी आपके साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नारेबाजी बाद में, पहले काम की बात बताइए, आतंकवाद मुद्दा या विकास, कौन किस पर हावी भारी? देखिए, बिना आतंकवाद को मिटाए हुए विकास नहीं हो सकता है। जान है तभी तो जहान होगी। जान है जहान है। देखिए रूबिका जी, जो चीज सुरेंद्र राजपूत साहब, जानते हैं, पहचान की जरूरत तो नहीं? दो बातें बड़ी साफ हैं। आतंकवाद तो कांग्रेस के जमाने से हमेशा से मुद्दा था, है और रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मुद्दा नहीं होगा। और जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, मैं अनुराग ठाकुर, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो उनमें, तो काहे नहीं अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर कराते हैं? खाली बातें करेंगे ये लोग, एफआईआर करवाएंगे। देखिए, कुछ कार्रवाइयां तो सरकार करती है जो योगी जी ने की है, और कुछ कार्रवाई ये जनता को करनी है। ये जनता की अदालत से तय होगा। अरशद साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप, बिरयानी खिला रहे हैं आप?
बिरयानी ये खुद खाते हैं। लाहौर में प्रधानमंत्री जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो बड़े आतंकवादी हैं। उनको छोड़ने भाजपा के मंत्री उस वक्त के जसवंत सिंह जी एयरपोर्ट किसको बोल रहे हैं? छोड़ने जाते हैं। भाजपा सरकार के मंत्री जसवंत सिंह जी आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं। और मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान में, सुराड़ी भेंट करते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं। ये विकास की बात कीजिए, नौजवानों की बात कीजिए, आमजन की बात कीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए। ये पूरी तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश अच्छा। का हारने जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए बेवजह जनता को भटका रहे हैं। अच्छा अरशद भाई, बस इतना बता दीजिए, 2012 में आपने वादा किया था कि नहीं कि आप मुसलमानों पर जो आतंकवाद के सिलसिले में केसेस लगे हैं उनको हटा दिया जाएगा, हाँ कि नहीं? समाजवादी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है, अपराधी भाजपा में है। अरे अपराध, विकास की राजनीति करते हैं, विकास की ये बात मेरी करते हैं। शर्ट तेरी शर्ट अपराधियों का नाम नहीं, बताइए, आप उसका। वादा बताइए, आप मुझे बताइए वादा हुआ था कि नहीं? नहीं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन ये तो खुद आतंकवादियों को छोड़कर आते हैं। आज बात विकास की है, किसानों की है, नौजवान की, महिलाओं की है। महिलाओं के साथ गैंगरेप होता है, बलात्कार होता है, महिलाओं की रेट की हड्डी तोड़ी जाती है। ओके, एमएच खान साहब बीएसपी की तरफ से आतंकवाद, विकास, मायावती जी कहाँ हैं? यहाँ आप कहाँ खड़ी हैं? आप कहाँ खड़ी हैं? कहाँ खड़ी हूँ? ये जगह मायावती जी की बनाई हुई है। अरे ये जनता का लखनऊ है, मायावती जी का लखनऊ कहाँ हुआ? विकास पूछेंगे आप कैसे, जनता का नहीं बनाई क्या? ये सारा विकास बहन कुमारी मायावती जी को दिया हुआ है। और सुनिए, आतंकवाद का फैसला कोर्ट ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। कोर्ट का फैसले का स्वागत करते हैं। पर कोर्ट तो कोर्ट के फैसले का कोर्ट तो ये कह रहा था कि आप इन लोगों के ऊपर से केसेस हटाएंगे, कल को इनको पद्मश्री दे देंगे, पुरस्कार। तो ये इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी से, इन्होंने तो पुरस्कार देंगे, आप पुरस्कार देंगे? पुरस्कार देंगे भाजपा के लोग, समाजवादी पार्टी सब भाजपा करेंगे तो आप क्या करेंगे? साइकिल चलाएंगे? और जो समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चीन हमारी जमीन कब्जा लेता है, ये बोलते तक नहीं, चीन अंदर तक आ गया। चीन जमीन कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि सरकार आएगी तो 16% आरक्षण मुसलमानों को देंगे, नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 70 लाख नौकरी देंगे। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। नौकरी मिली क्या? नौकरी मिली क्या? नौकरी मिली क्या? बहुत सारी नौकरी मिली। अरे एक आदमी को एक ही नौकरी मिलेगी ना भाई? अरे बहुत सबको मिली। सरकार हमारी सबको दे रही है। मिली नौकरियां मिली, बिल्कुल नौकरियां मिली। नौकरी मिली। देखिए भ्रष्टाचार पे मैडम नौकरियां मिली कि नहीं मिली? मैम, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मिलेगी ना, जो लोग घर बैठे हैं बेरोजगार, ये पढ़े लिखे नहीं है, उनका देखे कहाँ से मिलेगी? जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सबको नौकरी मिली। जिन्होंने कभी कहीं फॉर्म नहीं भरा है, अनपढ़ है, घर से निकलते नहीं। क्या बात कर रही है मैडम? फॉर्म भर के 4 साल इंतजार कर लिया, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसा कोई है जिसने फॉर्म भरा, नौकरी नहीं मिली? कौन है? पीछे ये लक्ष्मण रेखा पीछे। फॉर्म भरा? यस मैम। कहाँ का भरा? मैम आर्मी का। और क्या हुआ फिर? एज निकल गई, आर्मी का एग्जाम। एज नहीं, एक सेकंड। भर देने से नौकरी सिर्फ मिल जाती है क्या ना? आपके अंदर योग्यता हो। एज ही निकल गई। रुके। मैम कोरोना टाइम में भर्ती ही नहीं आई थी आर्मी की, वो एज निकल गई है उस पर। एक सेकंड राकेश जी, फॉर्म भरा था देश की सुरक्षा करने के लिए इस बच्चे ने, लेकिन इसको ना इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कोरोना की वजह से सबका सब चौपट हो गया। अब इस शख्स को जो इतनी मेहनत कर रहा था उसको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के। मैम कुछ हमारे साथी भी थे और हम भी थे, उसमें एज निकल जाती है तो आर्मी में भर्ती नहीं हो पाती है। इसके लिए सरकार को फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, जो नियम है उन नियमों के तहत जो भी योग्यता होगी, मेधा होगी, प्रतिभा होगी, निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। अरे सर, योग्यता है पर उम्र निकल जाएगी तो योग्यता में क्या होगा? आर्मी की एक जो एज होती है ना 18 वर्ष ना, कुछ हमारे साथी थे और हम लोग आर्मी में दौड़ कर रहे थे और कोरोना टाइम में न दौड़ हुई न एग्जाम ही हुआ आर्मी। नहीं, देखिए, नौकरियां सबके लिए, नियम सबके लिए बराबर है। हाँ, कोरोना काल को लेकर के अगर आपने कोई बात उठाई है तो सरकार निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार। चलिए, नौकरियां मिली कि नहीं मिली, ये क्या है भाई साहब? पीछे एक करके। हाँ, जब पेपर लीक होगा तो मैम नौकरियां कैसे मिलेंगी? इन्हीं गवर्नमेंट में
पेपर लीक हो रहा है तो और एक मिनट और छात्रों को जो है लाठी चार्ज की जा रही है, हम जगह जगह देखने को मिलता है। तो नौकरी इलाहाबाद में और सरकारी विभाग निजीकरण कर दे रहे हैं, पूरे सरकारी विभाग निजीकरण हो रहे हैं। बताइए युवा कहाँ तैयारी करेगा? युवा कहाँ जाएगा? युवा कहाँ जाएगा? युवा कहाँ जाएगा? हाँ सर मैं आ रही हूँ। देखिए नौजवानों को रोजगार लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ये सरकारें बच्चों को अनशन करा रही है, प्रदर्शन करा रही है, रोजगार के नाम पर तो फिसड्डी है। मैं ये कहना चाहता हूँ 3 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई है। जो बच्चे सुबह दौड़ते हैं उम्र रोज है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इसका जवाब दीजिए, आप क्या कहना चाहती हैं? नौकरी के अलावा और भी चीजें हैं कि स्वरोजगार पे कितना ध्यान देती है सरकार। नौकरी में रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे सकी और इतने साल में वो रजी कर। मैं आप सबको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, नौकरी का मतलब रोजगार देना भी होता है। स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर ये सब 2014 के बाद बने। 2014 से करोड़ों लोगों ने रोजगार पाया। आज को सिर्फ और सिर्फ रोजगार का मतलब है। बिल्कुल होता है, नौकरी का मतलब रोजगार होता है। लेकिन मैडम जब इंसान के पास किसी की माँ बीमार हो और ऑक्सीजन ना मिले, वो मर रही हो, ऐसे इंसान को क्या करना है नौकरी का? ऑक्सीजन को लात मारता हूँ तो मेरी माँ को नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी आबादी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल में सबसे कम मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में रही। पूरे एक सेकंड पूर्व डीजीपी साहब, एक सेकंड रुक जाइए सर। मैडम सबसे खास बात यह है नौकरी मिले तो साफ सुथरे ढंग से घूस न चले, घूस और बेईमानी के आधार पर नौकरी न मिले। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी ने जो 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन बांटने की घोषणा कर दी है, जितने लोग बेरोजगार हैं सब लोग मुद्रा लोन लें और करें। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये बात क्लियर समझ लेना चाहिए। ओके, कुछ महिलाएं हैं। हाँ भाई, आपका क्या मुद्दा होगा? मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ऐसी सरकार चुनना है जो हमें सुरक्षा दे सके, रोजगार दे सके, शिक्षा को बढ़ावा दे सके। महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है कि नहीं? महिलाओं का सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा हर चुनाव में होना चाहिए, ना कि सिर्फ इस चुनाव में होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी विमेन सिक्योरिटी नहीं है, चाहे वो यूपी की बात हो चाहे वो पूरे इंडिया की बात हो, तो उस पर काम होना चाहिए, मुद्दों पे काम हो। ओके, सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली पार्टी जब एक खास समुदाय के लिए राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कटमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? जो सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी के राज्य में हुई है, योगी जी के राज्य में जो सुरक्षा महिलाओं की हुई, वो आज कोई भी डेटा आप लोग ऐसे करेंगे तो सुन नहीं पाऊंगी, मैं सुन नहीं पाऊंगी। पीछे जाइए, पीछे जाइए। ये देखा, ये लखनऊ की जनता है, लेकिन सबके लिए अपने अपने मुद्दे महत्वपूर्ण है। किसी के लिए सुरक्षा, किसी के लिए आतंकवाद, किसी के लिए रोजगार। देखिए 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो आप देखो, ये बीएड टीईटी के 2011 के बच्चे हैं। ये 2011 के बच्चे आज तक रोजगार नहीं पाए हैं और ये पिछले 5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं काशीराम उद्यान में। इन लोगों की कोई बात नहीं। अभी कहने लगे कि 20,000 मतलब वो आतंकवादियों के मुकदमे, अरे 20,000 मुकदमे योगी जी ने अपनी भाजपा सरकार के आतंकवादियों के वापस लिए, तब कोई सवाल नहीं, तब कोई सवाल नहीं। देखिए मैं एक ये लखनऊ की जनता के सामने सवाल उठा रहा हूं। आप देखिए आजमगढ़ के, आज संजरपुर के लोगों के नाते एक पहचान बनती है कि आजमगढ़ से आतंकवादी निकलते हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ने निजामाबाद के ब्लैक पॉटरी के जो बर्तन थे, काली मिट्टी के बर्तन, हमने उससे रोजगार देने का काम शुरू कर दिया, निजामाबाद की पहचान को वापस दिलाने का काम किया है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत 25 लाख लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण मिला है। वरना यही मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यही बरेली का सुरमा, यही आज जो है भदोही का कालीन, यही बनारस का जो है रेशम, यही सारी चीजें आखिरकार पिछली सरकार में क्यों नहीं हो पा रही थी? बताइए अर्शद भाई, जवाब दीजिए। 2021 का यूपी टेट का पेपर जो है लीक हो जाता है, रेलवे के सारे पेपर लीक होते हैं। जब नौजवान राजधानी में अपनी नौकरी मांगने आते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। राकेश जी इधर आइए, इधर आइए। अपनी सुरक्षा के लिए आती है, महिलाओं की साड़ी खींची जाती है, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है, रसोइयों पर आशा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। सबसे ज्यादा रोजगार समाजवादी पार्टी की सरकार। सबसे
रोजगार समाजवादी पार्टी ने दिया। देखिए, सपा सरकार में 86 डिप्टी एसपी में 66 डिप्टी एसपी एक ही जाति के बनाने का काम इन्होंने किया था, एसडीएम बनाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में कितने जो है आईएएस हैं, नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हाईकोर्ट ने बर्खास्त क्यों किया? उत्तर प्रदेश में 5-5 भर्ती आयोगों के अध्यक्षों को बर्खास्त क्यों किया गया? आज देखिए उत्तर प्रदेश में किस जाति के लोग सबसे ज्यादा तैनात हैं, जिन लोगों पर आरोप लगा। उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है क्या? बिल्कुल जातिवादी हावी है। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप बताइए हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो रोजगार यहाँ पर जो आप खड़ी हैं, यहाँ पर कर्मचारी जो लगाए गए हैं, 5000 कर्मचारी लगाए गए हैं बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा। पांचवा वेतन आयोग सिर्फ मिल रहा है उनको, 7वां वेतन आयोग का पैसा नहीं मिल रहा है उनको। आप बताइए, कर्मचारी कल्याण निगम है, उसको 5 साल से। मैं जनता के बीच आऊं, लेकिन वादा पीछे जाने का। थोड़ा पीछे जाइए, फिर मैं आती हूँ। पीछे जाइए, फिर मैं आती हूँ। हाँ, 2014 में भर्ती हुआ TG2 में, आज मुझे निकाल दिया गया है। सरकारी नौकरी कर रहा था मैं, क्यों निकाला गया इनकी सरकार में? विज्ञापन चेंज कर दिया गया। मैं खुद ब्राह्मण पंडित आदमी हूँ। आपको मैं बता दूं, अयोध्या बन गया मंदिर, अब काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया। जब तक बेरोजगार नहीं है तो हम वहाँ मंदिर कैसे जाएंगे? बिना रोजगार के मंदिर कैसे जाएंगे? आप बोल रहे थे रोजगार नहीं है, 2011 की भर्ती नहीं हुई। सरकार में कौन था? केंद्र सरकार किसकी थी? बस इतना बताया, कांग्रेस की थी। कांग्रेस, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम किया है। योगी सरकार ने फ्री, अगली बार सरकार मिलेगी। ऐसे कैसे बात करूंगी मैं भाई लोग? ऐसे कैसे बात करूंगी? समाजवाद है ये, ऐसे परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कौन सा समाजवाद की बात करते हैं? आतंकवाद का मतलब ही परिवारवाद की बात करने वाले रोजगार कैसे कहीं किसी को दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी के आप प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, तो उसके बाद बताइए कि कहाँ है परिवारवाद। भाजपा ने अपने 45 सांसदों के बेटे को इलेक्शन लड़ाया है। भाजपा अपने मंत्रियों के बेटों। एक सेकेंड भाई, इधर आइए, रुक जाइए। क्या नाम है आपका? मशकूर हुसैन खान। खान साहब, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि देश में शांति रहे, अमन रहे। देश के अंदर जो इस टाइम धार्मिक को लेकर लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं, इसको दूर किया जाए। हमारी सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि झगड़ना चाहिए। अब मैं जैसे मेरे अंडर में कम से कम 50 हिंदू भाई हमारे काम करते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं। वो कहते हैं कि आपके जैसे ठेकेदार मुझे आज तक के नहीं मिला। आखिर क्या वजह है? क्या ऐसे दूसरे लोगों के लिए नहीं बोला जाता है? ऐसे हर किसी में, हर शोभा में ऐसा होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जब शांति आएगी तो सारी चीजें, सुविधाएं मिलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी कही गई है कि नौकरी की बात। नौकरी मैं देखता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं जब कॉलेज जाता था तब टेम्पो का इस्तेमाल करता था। उस वक्त मैं देखता था हर संडे को कोई ना कोई एग्जाम थे। मैं उनसे पूछता था कि आखिर क्या वजह है, आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगाते हैं? तो वो कहते हैं हमको नौकरी के लिए, हम इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और अभी आप कह रहे हैं इंटरव्यू के लिए कोई भीड़ नहीं है किसी तरह। लेकिन बड़ा सवाल समाजवादियों ने सदैव गुंडों और दंगाइयों को बोला। एक सेकंड, मुझे पीछे आना है, मैं पीछे आऊंगी। पीछे सर, पीछे मुझे जाने दीजिए। हाँ, मुद्दा नारे से नहीं जीतेंगे। हाँ, व्यवस्था पे बात करते हैं। सरोजनी नगर का क्या हुआ 3 दिन बाद? मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव क्यों वापस आई भारतीय जनता पार्टी में? हो गए भारतीय जनता पार्टी में, आपकी बहू आ गई, क्यों? समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में भाजपा के 23 MLA और मिनिस्टर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी को पिछड़ों, दलितों, शोषितों, मजलूमों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी सभी समाज के लोगों को उनके राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाती है। ये बिना मुद्दे की बातें करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं कह रहे हैं रोजगार की बात नहीं हो रही है। अपर्णा यादव क्यों सपा को छोड़कर आई? वहां पर एक बड़ा मुद्दा ये भी है जनता के। रूबिका, आज की डेट में मुद्दा भय होना चाहिए, भ्रष्टाचार होना चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, महिलाओं के प्रति असम्मान होना चाहिए, किसानों को जिस तरीके से थार की मार से मारा गया और लचर पैरवी से
टेनी के मोनू को छोड़ा गया, ये मुद्दा होना चाहिए। खाद की टेनी के मोनू को छोड़ा, मुद्दा है कि नहीं है? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है? ये यादव जो है ये हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। जो बीजेपी को छोड़ के दूसरी अदर पार्टी को वोट कर रहा है वो हिंदू नहीं है। हिंदू कौन है भाई? हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? वो सेकुलर है जो दूसरी पार्टी को वोट कर रहा है, हिंदू भाजपा को वोट कर रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप चीखेंगे तो मैं कैसे बात करूंगी? एक सेकंड रुकिए, एक शांति 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 शांति। हाँ, एक करके। मैम, जब तक सुरक्षा नहीं रहेगी तो सरकार कैसे चल सकती है? सुरक्षा मेन मुद्दा है। बीजेपी सरकार में गुंडों का कोई ठिकाना नहीं। जिसमें बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी वो सरकार है। सहीकरण की बात करते हैं, बसपा अकेले एसपी की बात करती है जो सबकी सुरक्षा करे, सबकी पीछे। अब राकेश जी से एक सवाल, राकेश जी से सवाल। राकेश जी, जात में बटा हुआ इस वक्त माहौल दिख रहा है, धर्म में बटा हुआ माहौल दिख रहा है। एक कह रहा है रोजगार मिल गया, दूसरा कह रहा है रोजगार नहीं मिला। अब जब इतना बंटवारा हो गया है तो एक मुश्त वोट पड़ जाएंगे क्या? देखिए, एक सवाल उधर से पूछा गया था कि मंदिर बन गया है तो किससे हमें रोजगार मिल जाएगा क्या? मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, जब काशी विश्वनाथ का धाम बनता है तो आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाएं बनती है। जब अयोध्या को में राम मंदिर बनता है तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है, वहां पर बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं बनती है। भगवान श्री राम का मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहार लेकर के आएगा। कई देशों की इकोनॉमी केवल आध्यात्मिक पर्यटन के आधार पर चलती है, लेकिन दुर्भाग्य से सपा बसपा की सरकारों ने कभी भी अयोध्या को वो वैभव नहीं दिया, काशी को वैभव नहीं दिया, आगरा को वैभव नहीं दिया, बरेली को वो वैभव नहीं दिया। हमने आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की जो पर्यटन की संभावनाएं थी उनको हमने सहेजने का काम किया है और इससे रोजगार। क्या ऐसा हुआ है? अगर ऐसा होता तो ये लड़कों की अनरूली क्राउड आपके सामने होता। आप बताइए, अगर इनको रोजगार मिला होता तो ये लोग यहाँ पर होते। तीसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कानून व्यवस्था की। रूबिका जी, ये है कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गुंडों को बढ़ावा दे रही है। और इसमें गुंडा क्या है? नारे लगा रहे हैं, इधर से गुंडा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। आपको अगर ये अनरूली नहीं दिखाई दे रहा है तो भगवान आपकी सोच का भी भला नहीं। तो इसमें आपको गड़बड़ी क्या लग रही है? नारेबाजी से कोई गुंडा हो जाता है? जब आप नौकरी की बात करते हैं तब नारे लगते हैं, जब हम कहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तब झूठ बोला जाता है और उन नारों से हमारे सच को दबाया जाता है। ये नारेबाजी से सच दबेगा? पहले पीछे नहीं, ठीक है नहीं। हाँ, पार्टी अगर गुंडा न होती तो 2017 क्यों नहीं आई? मेरा मुद्दा यही है। मैं बताता हूँ रोजगार की स्थिति। मैंने पिछले साल फॉर्म भरा था एयरफोर्स का, आज तक मैंने एग्जाम भी दिया, आज तक रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट रोजगार देने वाली सरकार हमारी योगी सरकार। जवाब दीजिए ना। मैं एडमिट कर दिया इसका जवाब। मैम, आप रुक जाओ। मैम, आपके शो का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 10 मार्च को आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और यहाँ पे आप कैमरा घुमा के देखिए। ओके, पहले भाई मेरी बात सुनिए, पहले खामोशी और फिर मैं आपके पास आती हूँ। सपा सरकार के गठबंधन में आए हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो कि योगी सरकार में कमा नहीं पाए, वो सपा सरकार में आके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राजभर जी आपके यहाँ इसलिए आए क्योंकि बीजेपी में कमा नहीं पाए, एक आरोप ये लगा। समाजवादी पार्टी की 4 सरकारों में आज तक किसी का एक मंत्री पर आरोप नहीं लगा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जबकि भाजपा की सभी सरकारों में भ्रष्ट मंत्री जेल गए और कई लाख करोड़ रुपए घोटाले हुए हैं। और भाजपा सरकार की मिली भगत से ही बैंकों का बड़ा घोटाला हुआ है, जिस वजह से देश आर्थिक बोझ तले दब गया है और 14 लोग दिल्ली आत्महत्या।
ये मैं महिलाओं के बीच में जाना चाह रही हूँ, मैं महिलाओं के पास जाना चाह रही हूँ। प्लीज हटिए, मैं महिलाओं के पास जाना चाह रही हूँ। बोरा मुझे जाने दीजिए। हाँ, पहले मुझे जाने दीजिए, वहाँ जाने दीजिए, वहाँ जाने दीजिए, महिलाओं के पास। एक सेकंड, हटिए 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 हटिए, आइए आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, मुद्दा क्या है आपका? इस टाइम तो विकास हुआ है, योगी सरकार में विकास हुआ है। क्या मुद्दा है आपका? विकास, विकास आपका मुद्दा है। इधर आइए, छोटी सी बेबी आई है भाई, आप यहाँ क्या करने आई हैं? क्या करने आई हो? क्या करने आई हैं? जो देखने आई हैं। हाँ? क्या देख रही हो? हाँ? न्यूज देख रही हो, बहुत बढ़िया। बच्ची की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा है कि नहीं? है। बाकी कौन सा मुद्दा है? स्वरोजगार और रोजगार, दो चीज। स्वरोजगार और रोजगार दोनों चीजें। आइए आइए आइए, महिलाएं तादाद में। हाँ बताइए, आपके लिए मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल मुद्दा है। क्या मुद्दा है? सुरक्षा मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा है, बट जो योगी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा हाँ, और बेरोजगार, हमारी सुरक्षा नहीं, हमें सशक्तिकरण और सशक्तिकरण जरूरी है, नारी सशक्तिकरण जरूरी है, हम सबकी सुरक्षा जरूरी है, हम सबकी जागरूकता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। हर एक लड़की को शिक्षित होना है। कोई भी सरकार है जो एक लड़की को सुरक्षा दे, ठीक है, शिक्षा दे, लड़की को सुरक्षा। और आप कह रही है रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा से बढ़ के शिक्षा दे हमें, ताकि हम सेल्फ डिपेंड हो, किसी के ऊपर हम निर्भर ना हो। कोई भी सरकार है, कोई मतलब नहीं, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक सेकंड, आप तो अभी वोट नहीं करेंगे, आप तो छोटा बच्चा है। आपको क्या लग रहा है ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? They are just talking about what the points and अभी जो मुद्दे हैं वो यूपी के इलेक्शंस के लिए हैं क्या? आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? I think so सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है इंडिया में, जो कि लेडीज को उससे वंचित किया गया। अब मुझे बाहर जाना है, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक और चीज, योगी सरकार ने सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बेरोजगार किया है। बड़े बड़े दावे, बड़े वादे। देखिए ऐसा है, सपा सरकार में रोजगार दिया जाता था, लेकिन वो अखिलेश यादव के घर से और ऑफिस से सूची बंद की जाती थी, तब रोजगार मिलता था। शिक्षित को रोजगार नहीं मिलता था। योगी सरकार में शिक्षितों को रोजगार मिल रहा है। योगी सरकार में शिक्षितों को रोजगार मिल रहा है। हाँ, योगी सरकार में उन लोगों को रोजगार मिल रहा है जो योग्य है। वहाँ से एक आवाज आई, उत्तर प्रदेश में योग्यता की कमी नहीं है, भरी पड़ी है, योग्यता बहुत ज्यादा है। ये सारे नौजवान योग्य हैं, कोई IAS IPS PCS की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन योगी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी, योगी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए मुद्दा की बात है। पहले तो मैं अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, वो अपनी भाषा में तो कम से कम सभ्यता रखें। वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं? 80-20 के बयान क्यों देते हैं? गर्मी उतार दूंगा, कम से पहले मैं तो महिलाओं को ये शब्द ही नहीं पसंद आते हैं। दूसरा, यहाँ औरतों की बुरी हालत है, आप देख सकती हैं। यहाँ औरतों के लिए मुद्दा सबसे बड़ा है, औरतों की सुरक्षा का मुद्दा। आप इतने सारे लोगों के बीच में मौजूद हैं, आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर। आप ये समझिए पहले जैसा नहीं है, नहीं है। यहाँ आप कह रहे पहले, हाँ, यहाँ आप देख रही हैं, हाँ। लेकिन जो यहाँ सुरक्षित है कि नहीं? आप यहाँ इस समय की बात आप छोड़िए, उस जगह पे जाके देखिए जहाँ पर औरतें मर जाती हैं, जिनके साथ रेप हो जाते हैं, वो सुरक्षित है? आप कह रही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, मेरे पास वक्त की कमी है। एमएच खान साहब, ये आप अचानक राकेश जी के नजदीक कैसे आ गए? आप देखिए, आप एक MP वाले से सवाल पूछ रही हैं, आप 5 MP वाले से सवाल पूछ रही हैं, आप 10 MP वाले से सवाल नहीं पूछ रही हैं, इसलिए मैं आपका सोच छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, मत
जाइए, नहीं मत जाइए, नहीं मैं बहुजन समाज पार्टी को कमतर समझिएगा तो मैं सो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सो छोड़ के जा रहा हूँ। आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा, आपने एक एमपी वाले से सवाल पूछ रही हैं, जिसके पास 10 एमपी है उसको सवाल नहीं पूछ रही हैं, तो मैं आपका सो छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं मत जाइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आखिरी गवर्नमेंट दे दीजिए, आखिरी गवर्नमेंट नाइंसाफी। मैं आपके पास ही रहूंगी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता। बताइए आपका मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा मैंने दिया। मैंने कहा मेरी सरकार 2022 में आ रही है, हर परिवार के घर के एक एक आदमी को नौकरी देंगे, महिलाओं को सुरक्षा होगी और नौजवानों को। बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ की जनता। हम लगातार ऐसे ही जनता के बीच जाते रहेंगे और नेताओं के वादों की परख जो है यही से होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।